नमस्कार कृषि छात्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कृषि जीव विज्ञान के बोर्ड पेपर में 100% आने की संभावना है और उससे आप आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हो। और आप किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से दोगे, तो जैसा जैसा मैं बताऊंगा आप वैसा वैसा आंसर अगर वहाँ लिख कर आओगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीसीआर। मतलब पीसीआर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो डेढ़ नंबर में भी पूछा जा सकता है, पीसीआर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एक नंबर में। तो पीसीआर के बारे में बात कर लेते हैं। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया होती है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। ये हमने इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद में पीसीआर क्या, ये अभिक्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है, दो सेट जो है वो प्राइमर के रखे जाते हैं। प्राइमर्स जो होते हैं, प्राइमर्स का मतलब होता है छोटे न्यूक्लियोटाइड, छोटे न्यूक्लियोटाइड पर डीएनए के पूरक, डीएनए के पूरक, इनको जो है किसके साथ क्रिया करवाई जाएगी? प्लस पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम इन दोनों को जो है इन विट्रो में रखा जाता है। इन विट्रो में रख करके, इन विट्रो मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जिसमें यह आपस में क्रिया कर सके। इन विट्रो में रखा जाएगा। पात्रे संवर्धन, इन विट्रो का मतलब होता है पात्रे संवर्धन। पात्रे संवर्धन में रख करके, रखने के बाद में पॉलीमरेज एंजाइम जो है विकृतीकरण करेगा। विकृतीकरण मतलब डीएनए के जो प्राइमर्स है उनको दो भागों में तोड़ेगा। विकृतीकरण करने के बाद में अगली जो प्रक्रिया होगी वो होगी, इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन, प्रतिकृतीकरण मतलब रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होने से यहां पर विभिन्न न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड जिन्हें हम कह रहे हैं विभिन्न न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे या डीएनए बन जाएंगे। इससे जो है ये अभिक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। ये कैसी अभिक्रिया है? सतत अभिक्रिया है। एक पॉइंट ये भी हो जाएगा उसमें। दूसरी चीज, पॉलीमरेज एंजाइम जो काम में ले रहे हैं हम, पॉलीमरेज एंजाइम कहां से प्राप्त किया गया है? जीवाणु से प्राप्त किया गया है। जीवाणु से प्राप्त, और उस जीवाणु का नाम है, जीवाणु का नाम है भैया थर्मस, थर्मस जीवाणु। थर्मस जीवाणु यह एक ताप स्थायी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ताप स्थायी अभिक्रिया। ताप स्थायी को हम यहां कह रहे हैं थर्मोस्टेबल अभिक्रिया है, जिसके मार्फत जो है यह अभिक्रिया सतत रूप से एक स्थायी ताप पर चलती रहेगी और कई प्रकार के जो है न्यूक्लियोटाइड हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो पीसीआर में ये शब्द लिख करके हम जो है आराम से उसमें 2 नंबर का, अगर मिनिमम 1.5 नंबर का आएगा तो 1.5 नंबर हम ले सकते हैं। अगर 1 नंबर का आता है तो पीसीआर की फुल फॉर्म लिख करके हम लिखेंगे
यह एक विभिन्न न्यूक्लियोटाइड प्राप्त करने की एक अभिक्रिया है जिसमें पॉलीमरेज एंजाइम की अभिक्रिया होती है और अनेक जो है न्यूक्लियोटाइड हमें प्राप्त होते हैं। तो यहां पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, अनेक डीएनए, अनेक पुनर्योगेज डीएनए प्राप्त करने की अभिक्रिया है। अनेक डीएनए पुनर्योजक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करने की अभिक्रिया है। ये हमने देखा है पीसीआर। और पीसीआर के बाद में हमारे पास अगली टर्म कौन सी आती है उसको देख लेते हैं। अगली टर्म हमारे पास रहेगी जेल विद्युत कण संचलन। ये भी 1.5 नंबर में पूछी जा सकती है, 3 नंबर में पूछी जा सकती है या 1 नंबर में पूछी जा सकती है। तो 1 नंबर में हमें इतना ही लिखना है कि यह जो है पुनर्योगेज डीएनए या जो वांछित डीएनए है, वांछित डीएनए को प्राप्त करने की तकनीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, वांछित डीएनए प्राप्त करने या वांछित डीएनए को अलग करने की तकनीक। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं सेपरेशन टेक्निक ऑफ डिजायरेबल डीएनए। तो वांछित डीएनए को प्राप्त करने की तकनीक है। किससे प्राप्त करते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा काटे गए खंडों से। कहां से अलग करेंगे इसको हम, प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा काटे गए खंडों से वांछित डीएनए को अलग करने की तकनीक जो है उसको जेल विद्युत कण संचलन तकनीक कहते हैं। जेल विद्युत कण संचलन, जेल इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक, ये टेक्निक होगी। इसमें हम जैसे क्या होता है, डीएनए जो होता है वो ऋणात्मक होता है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक डीएनए जो है वो एनोड की ओर गति करेगा, एनोड की ओर गति। तो मूवमेंट ऑफ डीएनए टुवर्ड एनोड, एनोड की ओर गति करेगा। तो इस तकनीक में वर्तमान में जो है वो एक जेल काम में लेते हैं। वो जेल जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, उस जेल का नाम है एगेरोज। एगेरोज जेल होता है। एगेरोज जेल को जो है वो सीवीड से प्राप्त किया जाता है। सीवीड समुद्री, जो एक प्रकार की शैवाल होती है, समुद्री खरपतवार से प्राप्त, समुद्री खरपतवार से किसको प्राप्त किया जाता है, एगेरोज को प्राप्त किया जाता है। और ये जो एगेरोज है ये प्राकृतिक बहुलक है। क्या है ये, प्राकृतिक बहुलक है। इस प्रक्रिया में आगे क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में आगे करेंगे कि जो जैसे ही जेल में डीएनए के टुकड़े रहेंगे तो वो जो छोटे कण हैं वो दूर चले जाते हैं और बड़े कण जो है वो छड़ के पास रहते हैं। तो छड़ के पास रहेंगे तो इन डीएनए कणों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अभिरंजन करते हैं। क्या करते हैं, अभिरंजन मतलब स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग जो करेंगे वो इथिडियम ब्रोमाइड
कौन सा केमिकल होगा, इथिडियम ब्रोमाइड से उसका अभिरंजन करेंगे और अभिरंजन करने के बाद में डीएनए का रंग जो है वो नारंगी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नारंगी रंग की प्लेट दिखाई देगी, नारंगी रंग की प्लेट दिखाई देगी, जिससे डीएनए को जेल से अलग करना, डीएनए को जेल से अलग करना जो है वो क्या कहलाता है, शालन कहलाता है। शालन, जिसे हम इल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। तो डीएनए को जेल से अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे शालन कहते हैं, और वो इल्यूशन इसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो आप जेल विद्युत कण संचलन में आराम से इतने पॉइंट लिख करके नंबर ला सकते हो। अगर मान लो आपके आ जाता है कि जेल विद्युत कण संचलन से क्या तात्पर्य है, तो आप आराम से इसमें नंबर ला सकते हो। और ये पॉइंट आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको ये सब चीजें लिखनी है। उसके बाद में आ जाता है अगला टर्म क्या है हमारे पास, ये अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम गुणसूत्र, जो कि पिछले साल भी आया है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो रसायनों द्वारा तैयार गुणसूत्र, रसायनों द्वारा तैयार गुणसूत्र जो कोशिका में या पादप में स्थानांतरित करने पर, स्थानांतरित करने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता, क्या कहलाता है, कृत्रिम गुणसूत्र कहलाता है। कृत्रिम गुणसूत्र को बनाने का उद्देश्य क्या है भैया, कृत्रिम गुणसूत्र को बनाने का उद्देश्य यह है बड़े आकार के गुणसूत्रों का स्थानांतरण कठिन है, इसीलिए कृत्रिम गुणसूत्र बनाया गया। कृत्रिम गुणसूत्र क्यों बनाया गया कि बड़े आकार के जो गुणसूत्र होते हैं या डीएनए होते हैं उनका स्थानांतरण कठिन होता है, इसलिए कृत्रिम गुणसूत्र का निर्माण किया जाता है, जो कि रसायनों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं भैया, इसके उदाहरण है बीएसी, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल, बैक्टीरिया कृत्रिम गुणसूत्र, आर्टिफिशियल गुणसूत्र, और दूसरा है वाईएसी होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये हमने बात की है किसकी, कृत्रिम गुणसूत्र की। अगर मान लो पिछले साल डेट नंबर में आया था तो उसने पूछा था कि कृत्रिम गुणसूत्र को परिभाषित कीजिए तथा उसके उदाहरण, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो ये दोनों उदाहरण दिए हुए हैं बुक में, तो आराम से हम लिख सकते थे। 2 उदाहरण के आराम से 1 नंबर मिल रहा है, एक परिभाषा 2 लाइन की परिभाषा लिखेंगे उससे आराम से 1 नंबर मिल रहा है। तो 3 नंबर में सॉरी डेढ़ नंबर में पूछा गया था, तो आधे नंबर इनके और 1 नंबर उनका। तो आराम से जो है 1.5 नंबर का पार्ट आराम से कर सकते हैं हम इसको। आगे आ जाता है अगला क्वेश्चन या टर्म हम देखते हैं। कृत्रिम गुणसूत्र के बाद में आता है साइब्रिड। अगला क्या आता है, साइब्रिड। तो साइब्रिड किसे कहते हैं, साइब्रिड क्या होता है, साइब्रिड होता है कि जैसे प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट
प्रोटोप्लास्ट ये कैसा है? सामान्य प्रोटोप्लास्ट है जिसमें से कुछ भी किसी भी चीज को अलग नहीं किया गया, मतलब कॉमन प्रोटोप्लास्ट, कॉमन प्रोटोप्लास्ट है। कॉमन प्रोटोप्लास्ट प्लस कॉमन प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो है किसका संलयन कर देते हैं या किसको मिला देते हैं? तो यहां केंद्रक रहित प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट को आपस में मिला देने के बाद में, आपस में संलयन करने के बाद में न्यूक्लियस फ्री, न्यूक्लियस फ्री, फ्री प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट को मिलाने के बाद में जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? साइब्रिड। तो साइब्रिड क्यों तैयार किए जाते हैं? साइब्रिड तैयार करने के उद्देश्य क्या है? साइब्रिड तैयार करने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य नरबंधेता, नरबंधे, नरबंधे किसमें? CMS हम उसमें प्राप्त कर सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टलिटी ला सकते हैं किस्मों में। उसके बाद में दूसरा जो है, और भी इसके कई सारे उपयोग हो सकते हैं। तो कौन सी फसलों में? तो फसलें जो हो जाएगी, फसलें कौन कौन सी, किस किस फसलों में ये कार्य किया गया है साइब्रिड का? तंबाकू, आलू, गोभी, पिटूनिया आदि, इनमें ये कार्य किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कोशिका द्रव्य नरबंधे किसमें जो है वो कौन सी प्रक्रिया किससे तैयार की जाती है? तो साइब्रिड बना करके। साइब्रिड क्या होते हैं? साइब्रिड ऐसे संलयन होते हैं जो ऐसे दो प्रोटोप्लास्ट को मिला लेते हैं जिसमें एक प्रोटोप्लास्ट सामान्य होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? कोशिका पे से कोशिका भित्ति हटाने के बाद में जो शेष भाग बचता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो केंद्रक रहित प्रोटोप्लास्ट को और एक सामान्य कॉमन प्रोटोप्लास्ट को मिला करके जो हमारे पास नई कोशिका बन के आती है, या जो नया संलयन या नया योग बन के आता है, नया एडिशन बन के आता है, वो क्या है? साइब्रिड कहलाता है। तो साइब्रिड के लिए मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे साइब्रिड क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, साइब्रिड के बाद में हमारे पास आता है बीटी कपास। बीटी कपास कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया? तो बीटी कपास क्या है? सबसे पहले तो इसे हम कह सकते हैं ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक कपास। क्या कह सकते हैं? ट्रांसजेनिक कपास इसे हम कहेंगे। यह एक ट्रांसजेनिक कपास है जिसको बेसिलस थ्यूरिनजेंसिस, थ्यूरिनजेंसिस जीवाणु के जीन से तैयार, के जीन से तैयार किया गया। किसके जीन से तैयार किया गया? बेसिलस थ्यूरिनजेंसिस के जीन से तैयार किया गया। अच्छा, एक और चीज इसमें देख लेते हैं कि ये जो जीन है वो क्या उत्पन्न करता है? कीटनाशी। इस जीवाणु का जो ये जीन है कीटनाशी प्रोटीन उत्पन्न करता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। जिसका नाम क्या है? क्राई प्रोटीन है। तो क्राई प्रोटीन क्या करेगा? क्राई प्रोटीन पत्तियों में रहता है, जो इल्लियों में लकवा उत्पन्न करता है, लकवा उत्पन्न करता है और पैरालाइज कर देगा। ये क्या करेगा? कैटरपिलर जो है उनको पैरालाइज कर देगा। तो बीटी कपास बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होगा पिंक बोल वर्म, पिंक बोल वर्म से
बचाव हेतु, से बचाव हेतु। तो पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए बीटी कपास बनाया गया। इसको कहते हैं गुलाबी बोल वर्म। गुलाबी बोलवर्म के विरुद्ध जो है प्रतिरोधकता लाने के लिए बेसिलस thuringiensis से जीन निकाला गया। वो जीन था कीटनाशी प्रोटीन निर्माण करने वाला, जिसका नाम था क्राई प्रोटीन, जो इल्लियों, जैसे इल्लियां कपास को खाएगी, बीटी कपास को, उनमें लकवा उत्पन्न हो जाएगा और इससे क्या होगा, उपज में वृद्धि होगी। भैया किस में वृद्धि होगी, उपज में वृद्धि होगी। तो ये उद्देश्य से जो है ट्रांसजेनिक कपास या बीटी कपास बनाया गया। आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है भैया दीमक। दीमक के बारे में शॉर्ट में मैं बता देता हूं, जिन बिंदुओं के आधार पर जो है हम कंप्लीट जो है लिख सकते हैं। सबसे पहला इस चीज को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सामाजिक हानिकारक कीट है। क्या है, सामाजिक हानिकारक कीट, मतलब टर्माइट जो है हार्मफुल सोशल इंसेक्ट है। टर्माइट जो होता है इसका नाम होगा ओडेंटोटर्मिस ओबेसस होता है। आगे बात करें इसके गण की, तो इसका गण जो है वो आइसोप्टेरा होगा, आइसोप्टेरा। इसका कुल जो होगा वो टर्मिस्टिडी इसका कुल है। ये हानिकारक कीट है और ये जो है इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। अंडे देने वाली मशीन इस कीट की रानी को कहा जाता है। यह कीट जो है वो कहाँ मिलता है, उष्ण प्रदेशों में। कौन से प्रदेशों में मिलेगा, उष्ण प्रदेशों में ये कीट पाया जाता है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ये कीट मिलेगा। इसे व्हाइट आंट भी कहा जाता है, व्हाइट आंट इसे कहा जाता है। अब हम बात करें, अच्छा इस कीट का वर्गीकरण, इस कीट का जो वर्णन हम करेंगे सबसे पहले, जैसे सामान्य नाम, किसमें बात करेंगे, सामान्य नाम इसका पता ही है आपको, सफेद चींटी भी इसको कह सकते हैं। और राज्य महत्व का कीट है, राज्य महत्व का कीट है। स्टेट इंपोर्टेंट इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट स्टेट इंपोर्टेंस का इंसेक्ट है। अब हम बात करें इसके वर्गीकरण की, तो मैंने वर्गीकरण यहाँ लिख दिया है। संघ आप लिखोगे आर्थ्रोपोडा, वर्ग आप लिखोगे इंसेक्टा, उसके बाद में गण आइसोप्टेरा और उसके बाद में कुल है टर्मिस्टिडी। अब हम बात करते हैं कि ये दीमक की जो कॉलोनी है, कॉलोनी जो होगी वो किस में बटी होती है, तो इसकी कॉलोनी को टर्मिटेरिया कहा जाता है। दीमक की कॉलोनी को क्या कहा जाता है, टर्मिटेरिया। क्या कहा जाता है, टर्मिटेरिया। और ये जो है रानी, श्रमिक, सैनिक और राजा, इनमें विभाजित होती है। रानी, श्रमिक, सैनिक और राजा में विभाजित होती है। रानी को अंडे देने की मशीन कहा जाता है। ये जो है 70,000 तक अंडे दे सकती है। और ये कॉलोनी की जननी होती है, मतलब संरक्षक, कॉलोनी की फादर ऑफ कॉलोनी इनको कह सकते हैं अपन, क्वीन को जो है फादर ऑफ कॉलोनी कहते हैं। श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक होती है, 90% तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, 90%। सभी कार्य जो है वो श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, चाहे टर्मिटेरिया का मेंटेनेंस हो, चाहे शिशुओं को जो है भोजन कराने का कार्य हो, भोजन को लाने ले जाने का कार्य हो, ये सभी कार्य जो है। और सैनिक जो है वो सुरक्षा करते हैं और राजा जो है वो प्रजनन के लिए काम में आता है। बरसात में जो है, बरसात ऋतु में इनमें स्वार्मिंग होती है, वो अभी हम बात करेंगे। जैसे
दीमक के लिए जो है होस्ट या परपोषी, परपोषी फसलें क्या है? परपोषी फसलें क्या होगी? परपोषी फसलें होती है भैया, यह सर्वभक्षी कीट है, तो सभी फसलें, और जो सभी फसलों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। सर्वभक्षी है, ओमनी प्रेजेंट है, मतलब पॉलीफेगस इंसेक्ट है। कौन सा इंसेक्ट है? पॉलीफेगस इंसेक्ट। यह क्या है? सर्वभक्षी कीट है। उसके बाद में हम आगे बात करें, होस्ट प्लांट के बाद में हानिकारक अवस्था। हानिकारक अवस्था, इस कीट की हार्मफुल स्टेज जो होती है, हानिकारक अवस्था जो होती है वो निम्फ, निम्फ मतलब होता है शिशु, शिशु व वयस्क, व वयस्क मतलब एडल्ट, ये दोनों जो है हार्मफुल अवस्थाएं हैं। ये कीट, इस कीट में जो है सती क्या रहेगी? सती प्रतिशत जो है वो लगभग जो रह सकता है वो 50 से लेकर के 100% तक सती इस कीट से होती है। और इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप, सर्वाधिक प्रकोप राजस्थान में कहाँ देखने को मिलता है? श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर व नहरी क्षेत्रों में, नहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा? नहरी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसीलिए गेहूं में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कौन सी फसल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? मुख्य रूप से सभी फसलों में, पर मुख्य रूप से गेहूं में। किस में नुकसान पहुंचाता है? गेहूं में नुकसान पहुंचाता है। तो सती की बात कर लेंगे। इसके मुखांग जो होते हैं, दीमक के मुखांग काटने व चबाने वाले होते हैं, तो ये किसको नुकसान पहुंचाता है? जड़ों को काटकर पौधों को क्षतिग्रस्त करता है, पौधों को नुकसान पहुंचाता है भैया, पौधों को नुकसान पहुंचाता है, मतलब जड़ों को काट देगा जिससे कि पौधे सूख जाएंगे। उसके बाद में इसमें आता है जीवन चक्र। जीवन चक्र, तो जीवन चक्र जो होगा वो अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। कौन सा कायांतरण पाया जाएगा? अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण कायांतरण मतलब अंडा मिट्टी में ही दिया जाएगा, मतलब टर्मिटेरिया में, आफ्टर स्वार्मिंग दिया जाता है। उसके बाद में शिशु, और शिशु के बाद में आ जाता है वयस्क। ये तीन अवस्थाएं इसमें पाई जाती है। तो आप अंडो, शिशु और वयस्क तीनों का वर्णन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दीमक का आर्थिक महत्व, वैज्ञानिक नाम व उसका प्रबंधन लिखिए, तो आप आराम से जो है इस प्रकार से वर्णन कर सकते हो। प्रबंध किससे करेंगे? सबसे पहले तो अच्छा, दीमक का भोजन जो है वो क्या है? सेलुलोज है। तो ऐसी चीजें जैसे डंठल वगैरह है फसलों की, ये हटाने पड़ेंगे। तो साफ सफाई, साफ सफाई हम वहां पर कर सकते हैं। दूसरा है गहरी जुताई, गहरी जुताई हम कर सकते हैं, डीप समर प्लोइंग। उसके अलावा कच्ची गोबर, कच्ची गोबर का प्रयोग नहीं, कच्ची गोबर का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद हम प्रयोग में लेंगे। और भूमि उपचार, भूमि उपचार करेंगे। और सिंचाई, सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई प्लस कीटनाशी, सिंचाई प्लस कीटनाशी, सिंचाई जल के साथ जो है वो कीटनाशी दे करके जो है उस कीट के प्रकोप को कम किया जा सकता है। तो ये हमने किसके बारे में लिखा है? दीमक के बारे में लिखा है। तो हम अगर मान लो इतनी सारी चीजें अगर लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आराम से हमें, अगर 4 नंबर का भी दीमक आता है तो हमें आराम से 4 नंबर मिलने की संभावना पूरी होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। दीमक के बाद में है भैया आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा लिखेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है?
डीएनए वांछित डीएनए व वाहक डीएनए को तकनीक द्वारा जोड़कर किसी जीव में वांछित लक्षण हेतु स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाएगा? आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के साधन क्या क्या हैं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के 4 साधन है भैया। कितने साधन है? 4। कौन कौन से हैं? पहला, प्रतिबंध डीएनए एंजाइम, प्रतिबंध डीएनए एंजाइम है। दूसरा साधन है वाहक या वेक्टर जिसे हम कह सकते हैं। तीसरा साधन है वाहक के बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम। और चौथा और अंतिम साधन जो है वो है भैया पॉलीमरेज एंजाइम। ये 4 साधन इसमें दिए गए हैं। ये 4 साधन जो है वो काम आते हैं। प्रतिबंधित एंजाइम क्या होते हैं? वांछित डीएनए को अलग करने वाला एंजाइम जो होगा उसे वांछित डीएनए प्रतिबंधित डीएनए एंजाइम कहेंगे। ये 2 प्रकार का होता है, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। मतलब जो किनारों पे से काटेगा किसी डीएनए टेम्पलेट को अगर कोई किनारों पे से काटता है तो उसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। जो आंतरिक रूप से काटता है उसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लिएज प्रतिबंधित एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन डीएनए एंजाइम कहते हैं। वाहक क्या होता है? वाहक वो होता है वांछित डीएनए को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। वाहक क्या होगा? यहाँ पर प्लाज्मिड होगा। क्या होगा? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या होता है? जीवाणु में उपस्थित अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड को वाहक के रूप में काम में लेते हैं। और वाहक के रूप में जो प्लाज्मिड को काम में ले रहे हैं वो टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड और ई कोलाई। तो ये ई कोलाई जो प्लाज्मिड है, ई कोलाई जीवाणु का जो प्लाज्मिड है वो जंतुओं के लिए काम में लिया जाता है। और टीआई प्लाज्मिड और ये जो है वो पादपों के लिए वेक्टर के रूप में, पादपों हेतु वेक्टर के रूप में काम में लिए जाते हैं। टीआई और आरआई जो है वो एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त किए जाते हैं। प्लाज्मिड को इसलिए काम में लिया जाता है अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में कि ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है। कैसा है? प्लाज्मिड जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, मतलब इसका गुणन स्वयं कर लेता है। तो स्वायत्त गुणन करने वाला डीएनए है, इसलिए जो है प्लाज्मिड को आनुवंशिक अभियांत्रिकी में हम काम में लेते हैं। डीएनए लाइगेज क्या करता है? वांछित डीएनए अणु प्लस उसको जोड़ने का काम करेगा। किस पे? वाहक डीएनए को जोड़ने
जोड़ने हेतु, जोड़ने हेतु। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या काम करता है? वांछित डीएनए अणु व वाहक डीएनए अणु को जोड़ने हेतु जिस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है उसे डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं। डीएनए लाइगेज की खोज जो है वो मार्टिन गेलर्ट ने की, मार्टिन गेलार्ट ने इसकी खोज की सर्वप्रथम। उसके बाद में आ जाता है पॉलीमरेज एंजाइम। अब वांछित डीएनए अणु प्लस वाहक डीएनए अणु, इसको हम क्या कहते हैं? पुनर्योगेज डीएनए कहते हैं। तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या काम आता है? पुनर्योगेज डीएनए का गुणन करने हेतु जिस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है उसे पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। और ये गुणन की प्रक्रिया जो होती है वो मैंने आपको बताई है कि पीसीआर द्वारा जो है पुनर्योगेज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीप्लिकेशन या गुणन किया जाता है। आगे हम बात करेंगे अगले, ये आराम से आपको जो है अगर 4 नंबर में भी आता है तो आराम से परिभाषा लिख करके और इन चारों के लिए वर्णन करेंगे तो आराम से हमें जो है 4 नंबर मिल सकते हैं। या एक एक नंबर में भी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए तो आप एक एक नंबर में भी आप इनको लिख सकते हो। अगला आता है भैया आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बाद में खपरा भ्रंग। क्या आता है? खपरा भ्रंग आता है। तो खपरा भ्रंग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अन्य नाम, किसकी बात करेंगे? अन्य नाम की बात करेंगे। तो अन्य नाम क्या है? ट्रोगोडर्मा, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ग्रेनेरियम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक। खपरा बीटल इसको कहते हैं। तो अन्य नाम इसके क्या है? अन्य नाम है इसके कैबिनेट बीटल, कैबिनेट बीटल है। भंडारण का कीट है भैया। किसका कीट है? भंडारण का कीट। किसका कीट होगा ये? भंडारण का कीट है। आगे हम बात करें शुष्क शुष्क फल भेदक भी कह देते हैं। ड्राई फ्रूट को खाने का कार्य करता है। ये होस्ट में अपन लिख लेंगे। भंडारण का कीट है। वही बात कर लेंगे गण कौन सा होगा? तो बीटल दिया हुआ है, भ्रंग दिया हुआ है तो कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। उसके बाद में गण के बाद में आ जाता है कुल, फैमिली। फैमिली इसकी क्या है? फैमिली है भैया इसकी डर्मिस्टिडी, डर्मिस्टिडी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डर्मिस्टिडी के बाद में वंश जो है उसका ट्रोगोडर्मा और उसके बाद में जाति जो रहेगी वो ग्रेनेरियम रहेगी। उसके बाद में इसका वितरण, वितरण में बात करें उत्पत्ति स्थान की। किसकी बात करें? उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान इसका भारत है। और क्षेत्र की बात करें कौन से क्षेत्र में, कौन से रीजन में मिलता है? तो आर्द्र या और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार का होगा। तो इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण, तो इसके लक्षण होंगे ये भूरे रंग का गहरा भूरा होता है। कैसा होगा? गहरा भूरा होगा। इसकी साइज जो होगी वो 3 से 4 mm, 3 से 4 mm इसकी साइज होगी। इसका लार्वा जो है वो मटमैले कलर का होगा या दूधिया रंग का होगा। उसके बाद में खपरा भ्रंग के बारे में आगे बात करें, परपोसी। परपोसी क्या है? होस्ट क्या है? कहां पर भंडारण में किसको नुकसान पहुंचाता है? तो गेहूं, गेहूं के भंडारण में नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में बादाम, काजू, पिस्ता। तो ड्राई फ्रूट को भी जो है, ड्राई फ्रूट को भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो खपरा भ्रंग जो है वो ऐसा कीड़ा है जिसका सती व महत्व देख लेते हैं। सती व महत्व क्या क्या है? डैमेज एंड इंपॉर्टेंस क्या है? तो हानिकारक अवस्था इसमें लिखेंगे सबसे पहले। हानिकारक अवस्था, हानिकारक अवस्था इसकी क्या है? लार्वा, लार्वा
व वयस्क दोनों, लार्वा व वयस्क दोनों इसकी हानिकारक अवस्था है। बीज के भ्रूण को खा जाता है, भ्रूण को खा जाता है। किसको खा जाता है? बीज के भ्रूण को खा जाता है, जिससे वो खाने योग्य भी नहीं रहता, खाने योग्य व उगाने योग्य नहीं रहता, योग्य नहीं रहता है। ये काफी हद तक जो है भंडारण में नुकसान पहुंचाता है। आगे हम बात करेंगे इसके जीवन चक्र की। तो जीवन चक्र में जो है, अच्छा, इसका जीवन चक्र जो होता है वो पूर्ण जीवन चक्र होता है। कैसा जीवन चक्र होगा? पूर्ण जीवन चक्र होगा। पूर्ण जीवन चक्र में क्या क्या अवस्थाएं होगी? अंडा, लार्वा, प्यूपा, और प्यूपा के बाद में आ जाता है वयस्क। ये इसका जीवन चक्र है, मतलब पूर्ण जीवन चक्र है। तो हम अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क के बारे में लिख सकते हैं। प्रबंधन कैसे किया जाएगा? प्रबंध जो है वो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले सेल्फोस, सेल्फोस मतलब एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जा सकता है बोरियों में भर के। एक होता है ईडीवी, इथाइलिन डाइब्रोमाइड का प्रयोग किया जा सकता है। एक होता है मिथाइल ब्रोमाइड, एमबी, मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में टीन के बीन्स, टीन के बीन्स में इनको भरेंगे। जो बीन बैग जो होंगे, जो बीन बनाए होते हैं, स्टील के जो बीन होते हैं या टीन के जो बीन होंगे, उनमें हम गेहूं को भरेंगे, जिससे कि वो कीड़ा उसमें नहीं जाए। अच्छा, इसकी जो सुपरफिशियल लेयर जो होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। 50 सेंटीमीटर तक ही जो है ये कीड़ा किसी भी भंडारण में नुकसान पहुंचाता है, उससे ज्यादा पे नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसके लिए जो है धूमक रसायन काम में लेते हैं। कौन से रसायन काम में ले रहे हैं? धूमक रसायन हम काम में लेते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी खपरा भ्रंग के लिए आराम से आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। प्रबंध में इसमें ये भंडारण का कीट है, इसलिए इसमें प्रबंध जो है वो ऐसा नहीं करेंगे कि गर्मी की गहरी जुताई आप कर रहे हो। इसमें जो है 8 से 10% नमी अनाज में रखी जाती है। 8 से 10% नमी रखेंगे तो अच्छी प्रकार से सुखा करके जो है अनाज को भंडारित करें, क्योंकि ये भंडारण का कीट है। अगला, इसके बाद में हमारे पास जो टर्म आती है वो टर्म है भैया पुनर्योगेश डीएनए। अगली टर्म क्या है? पुनर्योगेश डीएनए। तो सिंपल सी चीज है, पुनर्योगेश डीएनए की खोज जो है वो पोल बर्ग द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पोल बर्ग के द्वारा की गई। उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो है हर्बर्ट बोयर ने जो है इससे पुनर्योगेश डीएनए, पुनर्योजित डीएनए जीव बनाया। पुनर्योगेश डीएनए क्या होता है? वांछित डीएनए प्लस वाहक डीएनए इज इक्वल टू पुनर्योगेश डीएनए। और इस पुनर्योगेश डीएनए को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे पुनर्योगेश डीएनए तकनीक कहा जाता है। तो वांछित डीएनए प्राप्त करके किसी विशेष लक्षण के लिए, विशेष लक्षण चाहने के लिए एक वांछित डीएनए प्राप्त करेंगे। उसको वांछित डीएनए को जो है वाहक डीएनए में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने जोड़ दिया वांछित डीएनए और ये है आपका वाहक डीएनए। ये दोनों जुड़ने के बाद में किसके द्वारा जोड़ा जाता है? लाइगेज एंजाइम के द्वारा। ये प्लस जो है यहाँ पर, ये प्लस को हम क्या मान लेते हैं? लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है? इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो जोड़ने के बाद में जो एंजाइम बना है उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगेश डीएनए कहते हैं। तो वांछित डीएनए व वाहक डीएनए को आपस में लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ने के फलस्वरूप जो डीएनए प्राप्त होता है उसे पुनर्योगेश डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है पुनर्योगेश डीएनए के बाद में बेर की फल मक्खी। क्या है? बेर की फल मक्खी। तो बेर की फल मक्खी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम,
वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम इसका है कार्पोमिया, कार्पोमिया वेसुवियाना, कार्पोमिया वेसुवियाना इसका वैज्ञानिक नाम है, वेसुवियाना। ठीक है, इसका गण जो होगा वो डिप्टेरा, इसका कुल जो है वो टेफ्रिटिडी, टेफ्रिटिडी है। ऐसे ही वंश जो रहेगा वो कार्पोमिया रहेगा और वेसुवियाना उसका जाति रहेगा। बेर फ्रूट फ्लाई, इसको हम क्या कह रहे हैं, बेर फ्रूट फ्लाई कहेंगे। अब इसके बारे में अगर हम लिखेंगे परिचय इसका, तो परिचय क्या होगा, एकल बक्सी कीट है, एकल बक्सी है मतलब मोनोफेगस, कैसा है, मोनोफेगस इंसेक्ट। कौन सा इंसेक्ट है ये, मोनोफेगस इंसेक्ट है, जो केवल किस पे रहता है, केवल बेर पर रहेगा, किस पर रहेगा, केवल बेर पर रहता है। उसके बाद में बात करें हम क्षति व महत्व की बात करें तो इसमें आ जाता है हानिकारक अवस्था, हानिकारक अवस्था, हानिकारक अवस्था, हार्मफुल स्टेज। हानिकारक अवस्था जो होती है, हार्मफुल स्टेज जो होगी इसकी मैगट, मैगट मतलब इसके लार्वा को, डिप्टेरा के लार्वा को मैगट कहा जाता है। मैगट को हिंदी में कहते हैं हम अपादक, जिसके पैर नहीं होते। तो ये क्या करता है, मटर बेर के गुदा भाग को, जो फ्लेश है बेर का फ्लेश जो होता है भाग को नष्ट कर देता है तथा बेर की जो है उपज में कमी ला देता है। और ये जो है वो इसका जो अपशिष्ट है, एक्सक्रीटा है, जो इसका उत्सर्जी पदार्थ है वो बेर के अंदर ही रहता है, जिससे बेर जो है वो काणे दिखाई देते हैं, मतलब खाने योग्य नहीं रहते हैं। और इससे जो है कई विशिष्ट 50% तक इस कीट के कारण जो है हानि देखने को मिलती है। इसके जीवन चक्र की बात करें तो इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है, इसका जीवन चक्र जो होगा वो पूर्ण जीवन चक्र होगा, मतलब अंडा, लार्वा, मतलब लार्वा को हम मैगेट कह रहे हैं, उसके बाद में प्यूपा, और प्यूपा के बाद में जो है वो वयस्क। अंडे दिए जाएंगे किसके अंदर, फल के अंदर, फल के अंदर दिए जाएंगे। अंडों से जो है लार्वा बाहर निकलेगा, लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा, और प्यूपा जो है वो कहाँ होगा, भूमि में, भूमि में मतलब पेड़ की जड़ों के नीचे, जड़ों के वहां पर ये रहेगा। फिर उसमें से फल मक्खी निकलेगी और फल मक्खी वापस से प्रजनन करके अंडे देगी। तो कायांतरण कैसा है भैया, पूर्ण कायांतरण है। कैसा कायांतरण होगा, पूर्ण कायांतरण है। ऐसा डायग्राम हम बना करके पर्टिकुलर इनका वर्णन हम कर सकते हैं। और उसके बाद में आ जाता है प्रबंध। तो प्रबंध में क्या होगा, पेड़ के चारों ओर गुड़ाई, चारों ओर गहरी गुड़ाई कर देंगे, गहरी गुड़ाई हम करेंगे। उसके बाद में जो सर्वांगी कीटनाशी है, सर्वांगी कीटनाशी का प्रयोग, कीटनाशी का स्प्रे कर देंगे, सर्वांगी कीटनाशी का स्प्रे कर देंगे। जैसे कि किताब में हमारे डाइमिथोइड दिया हुआ है जो कि सर्वांगी कीटनाशी है, मिथाइल डिमेटोन दिया हुआ है, तो हम इसमें इमिडाक्लोरपिड, इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे कर दिया जाएगा। उसके बाद में प्रूनिंग कर दी जाएगी। प्रूनिंग का मतलब जो कीटग्रस्त डालियां हैं उनको हम छांट करके अलग कर देंगे, जिससे कि वो कीट अन्य फलों पर न जा करके वहां हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये हमने बात की किसकी, बेर की, फल मक्खी की। आगे हम बढ़ते हैं, केलस। केलस जो होता है वो क्या होता है, केलस क्या होगा, केलस एक ऐसा संगठित कोशिकाओं का जो है समूह है। इसमें केलस के लिए सिंपल परिभाषा मैं ऐसे बना सकता हूं, अविभेदित, अविभेदित संगठित
अविभेदित असंगठित असंगठित कोशिकाओं का समूह जिसे कर्तोतक से प्राप्त किया जाता है। कर्तोतक मतलब एक्सप्लांट, कर्तोतक से प्राप्त करके, कर्तोतक से प्राप्त करके माध्यम में तैयार किया जाता है। माध्यम में तैयार या संवर्धन माध्यम इसको कह सकते हैं। कल्चर, कल्चर में तैयार किया जाता है, कल्चर में तैयार किया जाता है, किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, केलस कहते हैं। केलस का मतलब हो गया जैसे कि मान लो ये आपका एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट क्या है ये? एक्सप्लांट, एक्सप्लांट मतलब होता है उत्तकों का समूह। जो उत्तक है, जैसे पौधे के कोई से भी भाग से हमने जो उत्तक लिए हैं वो उत्तक का समूह है। इसको हमने कहाँ पर डाला है? मीडिया में। किसमें डाला है? ये मीडिया है, इसमें हमने जो है वो ये हमने जो डाल दिया है, ये है भैया एक्सप्लांट का भाग। और एक्सप्लांट का भाग जो होगा ये इसमें वृद्धि कर देगा। तो वृद्धि करेगा तो ये जो वृद्धि करके कई कोशिकाओं का समूह बना है, इसको हम क्या कह रहे हैं? केलस कह रहे हैं। इसमें जो ये वृद्धि करेगा और वृद्धि करने के बाद में ये असंगठित कोशिकाएं हो जाएगी, उसको हम क्या कह रहे हैं? केलस कह रहे हैं। इस वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं? केलस। तो ये समझ में आ गया होगा कि केलस किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, केलस के बाद में नेक्स्ट हमारा टर्म जो रहेगा या टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिरोमेन पास। फिरोमेन पास, ऐसे पास, अच्छा ये यांत्रिक विधि में सम्मिलित किए जाते हैं। कौन सी विधि में सम्मिलित किए जाते हैं? यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि में सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसे पास जो नर या मादा को प्रजनन हेतु आकर्षित करते हैं, प्रजनन हेतु आकर्षित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फेरोमोन पास कहते हैं। फेरोमोन क्या है? एक प्रकार का रसायन, एक प्रकार का रसायन है जो क्या करता है? कीटों को प्रजनन हेतु आकर्षित करता है। अंतरजातीय संचार जिसे हम कह सकते हैं, अंतरजातीय संचार के लिए आकर्षित करता है। फेरोमोन जो होता है ये एक प्रकार का रसायन है, और ये रसायन जो है वो मार्केट में किस रूप में मिलता है? ल्यूर के रूप में, ल्यूर के रूप में। मतलब ये एक ऐसा ग्रीन कलर का जो है वो प्लास्टिक का बना होता है, उसमें एक टेबलेट साइज का जो है एक रबर की गुंडी आती है। रबर की गुंडी को हम क्या कहते हैं? ल्यूर कहते हैं। जो अलग अलग कीटों के लिए ल्यूर अलग अलग प्रकार की होती है। तो ल्यूर का प्रयोग किया जाता है जिससे कीट आकर्षित होते हैं, और वहां हम जो है उस पास के पास में केरोसिन वगैरह हम वहां पर रख देते हैं, जिससे कि मादा या नर जो है वो खत्म हो जाते हैं और प्रजनन नहीं होगा तो आगे अंडे भी नहीं दिए जाएंगे। तो फेरोमोन पास का प्रयोग एक तो किया जाता है किसके लिए? कि पता लगाने के लिए, और दूसरा किया जाता है कि इससे जो है कीट नियंत्रण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जो है लिंग फिरोमोन काम में लिए जाते हैं। लिंग फिरोमोन काम में लिए जाते हैं। इनकी जो दर होती है वो 5 ट्रेप प्रति हेक्टेयर इनकी दर रखी जाती है। मतलब 1 हेक्टेयर में 5 फिरोमोन ट्रैप लगा करके जो है हम कीटों को आकर्षित कर सकते हैं और नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सब्जियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। मुख्य रूप से किसमें प्रयुक्त किए जाते हैं? सब्जियों में प्रयुक्त। किसमें प्रयुक्त किए जाते हैं? सब्जियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये फेरोमोन पास के लिए हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेरोमोन पास के बाद में पूर्ण सख्तता। पूर्ण सख्तता क्या होती है? टोटिपोटेंसी। पूर्ण सख्तता इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी मतलब समता। समता, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? समता होती है। तो किसी भी कोशिका की, किसी भी
कोशिका का को संवर्धन या कल्चर में रखने पर, कल्चर में रखने पर पौधा तैयार करने की क्षमता, पौधा तैयार करने की क्षमता को क्या कहते हैं भैया? टोटिपोटेंसी कहते हैं। पौधा तैयार करने की क्षमता को टोटिपोटेंसी कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ एनी सेल्स which produce new plant in culture medium is called totipotency। सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पूर्ण सख्तता के बाद में। एक नंबर में पूछा जा सकता है पूर्ण सख्तता को। अगला आता है परभक्षी। अगला क्या है? परभक्षी। परभक्षी मतलब प्रीडेटर। प्रीडेटर किसे कहेंगे? प्रीडेटर। परभक्षी क्या होंगे? ऐसे शत्रु कीट, ऐसे शत्रु जीव जो हानिकारक कीटों को, हानिकारक कीटों को खाकर नष्ट कर देते हैं, खाकर नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? परभक्षी कह रहे हैं, प्रीडेटर कह रहे हैं। ये जो है परपोषी से, जिससे ये पोषण लेते हैं, परपोषी से छोटे होते हैं, तुरंत मार देते हैं, तुरंत मार देते हैं। उसके बाद में परभक्षी जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे परभक्षी कीट भी हो सकते हैं। तो परभक्षी कीट कौन कौन से हैं? जैसे मच्छर को खाने वाला है लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल। ये किसके नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है? मच्छर मोइला के नियंत्रण के लिए। ऐसे ही है एफिड लाइन, एफिड लाइन, एफिड लाइन कार्पोमिया, कार्पोमिया कार्निया, लेडी बर्ड बीटल कोक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा होता है। ऐसे ही कई प्रकार के कीट जो है वो कीड़ों के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसमें पक्षी आ सकते हैं। तो कई प्रकार के पक्षी जो कीड़ों को खाते हैं वो भी परभक्षी है। उसके बाद में छिपकली, गिरगिट व अन्य जंतु, अन्य जंतु जो है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये उसके उदाहरण हो गए, ये इसकी परिभाषा होगी और उसके बारे में हमने लिख दिया है। तो ये प्रीडेटर है। परभक्षी अगर आता है डेट नंबर में तो पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसके उदाहरण लिखेंगे। तो ये दो तो कीट है जो किसका नियंत्रण करते हैं? मोइला का। और ये जो है पक्षी, कई तरह के पक्षी जो होंगे जैसे मैना है, कौवा है, चिड़िया है, ये कीटों को खाकर नियंत्रण करते हैं। आगे हम चलते हैं, परभक्षी के बाद में आता है आईपीएम। आईपीएम क्या होता है? आईपीएम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित नाशी जीव प्रबंध, नाशी जीव प्रबंध। तो सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म इसकी लिखेंगे। उसके बाद में शब्द किसने दिया है? बार्टलेट ने शब्द दिया है, बार्टलेट। आईपीएम शब्द किसने दिया? बार्टलेट ने 1956 में। उसके बाद में परिभाषा जो है वो किसने दी? उसके बारे में लिखेंगे परिभाषा। गियर व क्लार्क, गियर व क्लार्क ने दी। कब? 1970 में, 1970 में। परिभाषा क्या होगी? सभी विधियों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग कर कीटों को
आर्थिक सतही स्तर से नीचे रखना तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखना। क्या कहलाता है? आईपीएम कहलाता है। तो सभी विधियों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना जिससे कि कीट आर्थिक दहलीज स्तर या आर्थिक सतही स्तर से नीचे रहें और पर्यावरण जो है, पर्यावरण को उससे कोई किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, उन विधियों का प्रयोग करें। इस प्रकार के प्रबंधन को क्या कहते हैं? समन्वित नाशी जीव प्रबंधन कहते हैं। कि मतलब किसी भी नाशी जीव मतलब पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या उसको उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए सभी विधियों का समन्वित प्रयोग किया जाए जिससे कि कीट का नियंत्रण भी हो जाए और उसके बाद में पर्यावरण को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। इसके लिए आईपीएम तकनीक स्टार्ट की गई। तो आईपीएम में जो है वो कौन कौन सी विधियां हम सम्मिलित कर सकते हैं? तो आईपीएम इसमें जैविक विधियां शामिल कर सकते हैं, रासायनिक विधि भी शामिल कर सकते हैं कुछ हद तक। रासायनिक, जिसमें कि रासायनिक विधि में ऐसे रसायन काम में लेंगे जो नेचुरल रसायन है, जैसे अजेडिरेक्टिन नीम से, निकोटीन तंबाकू से, गुलदाउदी से, पायरेथ्रम, ऐसी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आ जाएगा सस्य नियंत्रण, सस्य क्रियाओं द्वारा सस्य नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, प्रतिरोधी किस्में और भौतिक नियंत्रण। ये सभी प्रक्रियाएं जो है वो आईपीएम में सम्मिलित की जाती है। इन सभी प्रक्रियाओं को जिस प्रक्रिया से कम खर्च में और कम जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके नियंत्रित कर सकते हैं, पहले उस प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे जो भी सूटेबल टेक्निक होगी उन सबको आपस में मिला करके कार्य किया जाता है, उसे आईपीएम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट है आईपीएम के बाद में कवकों में पोषण। तो कवकों में पोषण जो है वो हम इसके बाद के जो काफी सारी टर्म और क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आज ही देखेंगे कुछ समय बाद में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।